जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉम्बो। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज कि गॉस की प्रमेय, जिसे हम गॉस का नियम भी कहते हैं। तो ये नियम है कि वायु या निर्वात में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाला कुल फ्लक्स पाई है वो कितना होगा, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश प्लस क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो इस प्रमेय को हम सिद्ध भी करेंगे कि फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन होता है। तो सिद्ध करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस के विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की हम बात करें तो कोई भी पृष्ठ हो जैसे हमारा, तो पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या या कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। यहाँ पर तो मैंने डीएस पृष्ठ लिया इसलिए यहाँ से एक रेखा ये गुजर रही है, प्लस की आवेश से इधर माइनस की और प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है। तो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और हम बात करें विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश, कोई भी आवेश है तो उसके कारण जो उसके आसपास जो कोई अन्य आवेश है जो बल का अनुभव कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, तो वो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी उपपत्ति की, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 होता है या नहीं होता है, इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इससे पहले डेफिनेशन है गॉस के नियम की। इस नियम अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाला जो फ्लक्स है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 2024 में आने वाला है। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ S है, इसके केंद्र O है, केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इससे R दूरी पर एक जो गोला है हमारा, उसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। और यहाँ से क्षेत्रफल ds है, उससे संबद्ध फ्लक्स की बात करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि चित्र में R त्रिज्या का एक गोला प्रदर्शित है जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित है। पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव ds है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत है। क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत, और यहीं से निकलकर ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करें हम, कितना विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, ये Q आवेश है, आवेश Q के कारण R दूरी पर बिंदु P पर, तो Q अपॉन R स्क्वायर, इसकी त्रिज्या R है और ये पृष्ठ पर बिंदु P है। तो एप्सिलॉन 0 है R स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। इसकी जो दिशा होगी वो कितनी होगी, O से P की ओर, तो OP वेक्टर, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूं। अब आपको दिख रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र E की दिशा और क्षेत्रफल अवयव ds की जो दिशा है वो समान है, एक ही डायरेक्शन में, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ds का 0। तो क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव, ये हमारा क्षेत्रफल कितना है ds, क्षेत्रफल अवयव ds से संबद्ध फ्लक्स। आपको ये दिख रहा है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो समान है। ds चूंकि ds तथा E की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, डी फाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसलिए मैं यहाँ ई लिख रहा हूं। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में होता तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में होता तो फाई बी लिख देता मैं यहाँ पर। तो डी फाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ से अब मैं इस डॉट और वेक्टर को यहाँ से हटाने वाला हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा इंटू में कॉस थीटा, तो ई इंटू डी एस और कॉस थीटा, बट कॉस थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 0 डिग्री, अर्थात फाई ई बराबर कितना आ गया, अब हमारा आ गया फाई
डी फाई ई बराबर, ये डी फाई है, ये एक अल्प क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल अवयव ds के कारण है हमारा विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा ई ds, समीकरण 2। यहाँ पर ये cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि cos 0 डिग्री इक्वल 1। अब मैं बात करने वाला हूं कि E की जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, जब मैं समीकरण 1 से E का मान रखूंगा तो इसका क्या स्वरूप बन जाएगा, डी फाई ई बराबर, E का मान कितना है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये कितना है ds। ये क्या आ गया हमारा डी फाई के एक अल्फांश के कारण या फिर एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण एक अल्प ही हमारा क्या निकलने वाला है फ्लक्स, तो एक छोटे से अवयव से हमारा डी फाई फ्लक्स आ गया। अब मैं बात करने वाला हूं कि जब इतने से क्षेत्रफल से डी फाई फ्लक्स निकल रहा है तो फिर संपूर्ण पृष्ठ S से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ये क्या है, ये जो हमारा पृष्ठ है वो कई छोटे छोटे ds 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 प्लस ds प्लस ds क्षेत्रफलों से मिलकर बना है। तो मैं अब सभी को इनको क्या करता हूं, जोड़ता हूं। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, ये हमारे डी फाई था। संपूर्ण की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा डबल इंटीग्रेशन, जब हमारा पृष्ठीय समाकलन की बात आती है तो हम दो समाकलन के निशान लगाते हैं और यहाँ पर s लिखते हैं। तो डबल इंटीग्रल s 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर ds इक्वल, अब कितना आ जाएगा, ये 1/4πε0 Q अपॉन आर, ये सभी कांस्टेंट है बिकॉज 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, Q आवेश का मान नहीं बदल रहा है एवं आवेश से ये जो बिंदु P है वहां की दूरी भी नियत है r, वो भी नहीं चेंज हो रही। चेंज हो रहा है क्या, पहले क्षेत्रफल ds था बट अब पूरा पृष्ठ हो गया है। तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डबल इंटीग्रल ds। तो फाई ई बराबर आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू, अब ये क्या है हमारा ds क्या है, एक अल्प क्षेत्रफल है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है इस पृष्ठ S का, बट ये क्या है गोला है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू पाई इंटू इसकी जो त्रिज्या है गोले की कितनी है r, तो त्रिज्या का वर्ग। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, उसको मैं कैंसिल कर देता हूं। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो अर्थात हमारा क्या आ गया फाई ई बराबर, यहाँ से बच गया Q और नीचे एप्सिलॉन 0, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। फाई ई बराबर Q अपॉन